देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आप लोग स्नैपचैट या कुछ चैट के जरिए मुझे कुछ रकम भेज रहे हैं, वो जो धन्यवाद चैट या जो भी होता है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि कई लोगों ने पूछा कि कैसे मदद कर सकते हैं, क्या जब वक्त आएगा बताया जाएगा, समय आएगा। अभी तो हमारी बहुत छोटी टीम है, बस ये दो जो आपके सामने चेहरे दिख रहे हैं, मैं और आनंद ब्रो हैं, और हमारी जरूरतें बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण हूं तो भिक्षाटन करूंगा ही, लेकिन उसका भी समय आएगा। बहरहाल, बिहार की टटका खबर के साथ हम दोनों फिर हाजिर हैं। आनंद भाई, कल एक बार फिर से पटना में हत्या हुई, और हत्या जिस अंदाज में हुई, उसने राजू पाल, जो बसपा के प्रयागराज के कभी विधायक हुआ करते थे, अतीक अहमद के चेले थे, बाद में उनसे विद्रोह किया, उनको जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, उसी तरह पटना में राजकुमार राय उर्फ आला राय की हत्या की गई। यादव नेता थे, ये याद रखने की बात है, और तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे, ये भी याद रखने की बात है। इसके पहले 2020 में भी तेजस्वी के खिलाफ एक नेता लड़ने को आमादा हुए थे, उनकी भी हत्या हुई थी, ये भी याद रखने वाली बात है। याद रखने वाली बात यह भी है बिहारियों कि घोषित अपराधी चारा चोर जब यह लिखता है प्रधानमंत्री की फोटो लगा के कि जुमला सुनाने कब आओगे, तो विडंबना भी कहीं मुंह छुपा के या तो हंसती होगी या मर गई होगी। आनंद ब्रो, आपको क्या लगता है, विडंबना बिहार में कहीं मुंह छुपा के पड़ी होगी या मर गई है? मर ही गई होगी, मर गई होगी। इतने के बाद जिंदा बची होगी, तो अगर बच भी गई होगी किसी तरह से, तो उसने खुद ही कहीं से कूद करके, मतलब या तो नदी वदी में कूद के प्राण दिए होंगे, या जौहर कर लिया होगा कहीं आग लगा करके और चिता में कूद गई होगी। तो अब स्थिति ऐसी ही है। लेकिन देखिए, समस्या जो हमारी है वो भी यही है कि हमारे पास ऐसे नेता आते हैं और हम लोग चुनाव भी ऐसे ही नेताओं का करते हैं, क्योंकि वोट जो है वो चोरी हो गया है। ये जो हाँ, वोट चोरी का जुमला उछाल रहे होते हैं, ये वोट चोरी कैसे होती है उसका एक बढ़िया सा नमूना आप आला राय की हत्या में देख सकते हैं। तो ये जो आला राय थे, इनकी हत्या हो गई। अब ये राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इनको जो वोट देने वाले लोग थे, इनके जो समर्थक थे, उनका वोट कहाँ गया? लोकतंत्र में उनकी आवाज भी तो सुनी जानी थी। अब कहाँ जाएगा तेजस्वी के पास, तेजस्वी के पास। अब वो सारा जो है वो चोरी हो गया। चोरी करके कौन ले गया? तो कौन ले गया ये आप जानते हैं कि फायदा किसको हुआ है। तो ये जो वोट चोरी का तरीका है, इस वोट चोरी के तरीके के बारे में किसी ने बात ही नहीं की, और ये सबसे प्रिय तरीका था आरजेडी और कांग्रेस का वोट चोरी करने का। जैसे एक बार खब्द चढ़ी उत्तर प्रदेश के टोटी चोर को कि मैं अपनी पत्नी को निर्विरोध जितवाऊंगा, मैनपुरी से डिंपल भाभी जीती थी निर्विरोध। उसको केवल गूगल कर लीजिएगा साथियों, उस मैनपुरी के चुनाव को, और कैसे कैसे अंतिम समय में भाजपा के प्रत्याशी को कैसे रोका गया, किस प्रत्याशी को जबरन ट्रैफिक जैम की स्थिति क्रिएट करके मार पिटाई करके उसको फॉर्म भरने से रोका गया, ये सब। तो ये यादवी कुल जो है दोनों जगह का, और ये जो यादवी अहंकार है, यह आप समय समय पर देख सकते हैं, खास तौर पर तब जब 9वीं फेल माइक पर सरकारी अधिकारियों को धमकाता है, मीडिया को धमकाता है कि ये जो अखबार वाले हैं, हम अपने लोगों से कहेंगे तो सबका बहिष्कार होगा, ये अखबार वाले ठीक से खबर नहीं छाप रहे हैं, सबका हिसाब होगा। वहीं उसका मालिक जो है, अब तो तेजस्वी का मालिक मैं कहूंगा विषधर को, आनंद भाई आप गुस्साएं चाहे जो भी करें, आप, मैं जानता हूं कि आप दलितों और पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी हैं, तेजस्वी के भी हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा, तो उसका मालिक जो है विषधर राहुल गांधी या राहुल विंची, वो सीधे तौर पर इलेक्शन कमिश्नर को धमकाता है
ये मीडिया को धमकाता है, ये कभी प्रधानमंत्री को धमका देता है। इन लोगों के मंच से प्रधानमंत्री की मां को भद्दी गालियां दी जाती है, और उसके बचाव में ये लोग क्या कहते हैं कि फलानमा को जर्सी गाय कहा गया। अरे भाई, जर्सी गाय को जर्सीय गाय ना कहा जाएगा, देसी गाय कहां से कहा जाएगा, ये बताइए हमको। और जिन शशि थरूर जी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी, वो गर्लफ्रेंड थी। सुनंदा पुष्कर की हत्या कैसे हुई? अगर शशि थरूर एक डेलीगेशन में जाके और अब उनके पाप धुल गए हैं, तो वो भजप्पा करती होगी। भाई, हम लोग पाप नहीं धोते हैं, हम लोगों के पास वो वॉशिंग मशीन नहीं है। तो शशि थरूर क्या है और नहीं है? इसको व्यालोक भाई ये जो जर्सी गाय वाला जुमला था, इसको और दूसरे तरीके से भी समझने की जरूरत है। होता क्या है कि पिछड़ा दलित विरोधी लोग जो होते हैं, वो इसको तुरंत जो है वो इस चश्मे से देखने लगते हैं कि जर्सी गाय कह दिया, जर्सी गाय कह दिया। अब देखिए कि भारत में जो भारतीय है, हिंदू है, यादव है नाम से, तो जाहिर सी बात है हिंदू है, तो उसके लिए गाय का जो महत्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किसी स्त्री की अगर गाय से तुलना कर रहा होता है, तो वो उसकी प्रशंसा कर रहा होता है, उसकी बिल्कुल। निंदा नहीं कर रहा होता, उसका मजाक नहीं उड़ा रहा होता है। अगर किसी की गाय से तुलना की जाए तो वो उसकी प्रशंसा कर रहा होता है। उसमें और भी अगर बचपन कहीं से यादव कुल का है, भाई यादव है तो भाई किससे तुलना करेगा? भाई उसने जो बचपन से देखा कि भैया हमारे घर में जो सबसे अहम चीज मानी जाती थी वो होती थी गाय हमारी, तो उसने गाय से तुलना कर दी। अरे भाई साहब, क्योंकि वैसे जर्सी भी गाय वगैरह का दौर होने लगा है, तो जर्सी गाय वगैरह कह दिया कि हाँ ठीक है, बाहर से लेकर के आए हैं तो जर्सी गाय हुई, यहीं की रहती तो देसी गाय होती। वैसे भी बचपन से हम लोगों ने आनंद ब्रो सुना है कि भाई, जर्सी गाय बहुत महंगी होती है, उसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ता है। देसी गाय के लिए जरूरी नहीं है कि आप पंखा लगाएं, कूलर लगाएं, लेकिन जर्सी गाय के लिए लगाना पड़ता है। उसकी बहुत व्यापक देखभाल होती है। हाँ, ये अभी जरूर है कि अभी हिंदुओं अभी में अभी जो नस्लें आती हैं उसको फ्रीजियन कहते हैं, तो जिनको आप देख रहे हैं अभी, उसमें से ज्यादातर जो है वो फ्रीजियन नस्ल की गायें हैं जिनको पंखा वंखा लगा के रखना पड़ता है। तो जी। वो जर्सी भी जो थी ना, वो थोड़ा पुराने दौर की हो गई, अब हाँ, जर्सी भी नहीं आती। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और फ्रीजियन क्यों कहा जाता है, दर्शकों, बहुत रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एग्स और वीर्य और रज का जो भी मामला होता है, उसको फ्रीज करके और इन गायों की उत्पत्ति की जाती है, फैक्ट्री में जैसे बनाते हैं, उसलिए इनको फ्रीजियन कहा जाता है। और इसीलिए हिंदुओं की फ्रीजियन हो या जर्सी हो, इन गायों के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं होती। अभी जो ट्रंप सरकार और मोदी सरकार में एक मामला फंसा हुआ था और जिसके चलते टैरिफ वॉर हुआ, वो सबसे बड़ा मामला डेयरी उद्योग को खोलने का था। और उस डेयरी उद्योग को अगर भारत खोल देगा, तो आपको पता है, आपको जो दूध मिलेगा वो भी मांसाहारी दूध मिलेगा। कमाल की बात है। जी हाँ, क्योंकि वहां गायों को प्रोटीन बढ़ाने के लिए मांसाहारी आहार दिया जाता है। अब आप सोच लीजिए, किसी हिंदू को कहिए कि तुम्हारी गौ माता जो है वो खुद ही सुअर, गाय और सबकी चर्बी से बना हुआ भोजन भकोस रही है, तो हम हिंदुओं की क्या हालत होगी। और उसी पर पेच फंसा हुआ था। लेकिन हम दोनों हारमोनियम लेके इधर उधर निकले वापस। आनंद ब्रो, तेजस्वी राहुल की गुंडई और बिहार का अभी चल रहा चुनाव, इस पर आइए, इन दोनों देखिए गुंडों के बारे में बात तेजस्वी कीजिए। वगैरह की ये जो गुंडई वगैरह आप देख रहे हैं, हत्याएं होना शुरू हो जाना, ये सब जो देख रहे हैं, ये आपको हमेशा दिखेगा। और ये आप गौर कीजिए कि चुनाव जितना छोटे स्तर का होता जाता है, ये इस किस्म की हिंसा का स्तर जो है वो और व्यापक होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सांसद के चुनाव में आप इतनी हत्याएं नहीं देखेंगे, विधायक के चुनाव में कुछ एक हत्याएं आपको होती हुई दिख जाएंगी। अगर जो कहीं आपने गलती से जो पंचायत का चुनाव होता है वो देख लिया, तो उसमें तो भाई कोई जिला ही ऐसा नहीं होगा जिसमें 5-7 हत्याएं ना हुई हों चुनाव के चक्कर में। तो ये आपको जितना छोटा होता जाएगा स्तर चुनावों का, उतना अधिक बढ़ता हुआ दिख जाएगा कि अपराध का लेना देना जो होता है राजनीति से, जमीनी राजनीति से, वो उतना ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है जैसे जैसे चुनाव का स्तर छोटा होता जाता है। तो बिहार में भी वैसा ही है। बिहार में पार्टियां जो है वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ती। मतलब हम लोग जान रहे होते हैं कि फला आदमी जो है वो कौन सी पार्टी का समर्थक है, और विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में वो कौन सी पार्टी के समर्थन में वोट मांगने के लिए आएगा।
ये हम लोग जान रहे होते हैं, लेकिन उस पार्टी का सिंबल उसे नहीं मिला होता। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ही वो लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे होते हैं, जो बिहार में पंचायत का चुनाव होता है उसमें। तो यहाँ पर ये अंतर होता है। अब इस अंतर की वजह से होता क्या है कि आपका जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, एक्चुअली वो नजर ही नहीं आया कि वो आपका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। ऑन पेपर वो नहीं दिख रहा है कि वो आपका पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। हिसाब से वो मुखिया जी जो है वो आपके समर्थक हैं और आपके लिए वोट मांगने जाते हैं अपने गांव में भी, लेकिन वो कहीं भी पेपर पर आपकी पार्टी के वर्कर हैं ही नहीं। तो इससे बहुत सारे लोगों को बचाने में, गायब रखने में बहुत सुविधा मिल जाती है। तो अपराधियों से जो संबंध होते हैं राजनेताओं को, कि उसको ढकने में, दबाने में, छुपाने में ये बहुत काम आता है। तो ये अच्छा, एक चीज है, एक बात पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए आनंद जी। विडंबनाओं की मैंने बात की, एक विडंबना और मर गई जब तेजस्वी यादव लिखता है कि गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में विक्ट्री, ये सब नहीं चलेगा। 4 दिन पहले उसके बाप ने भी लिखा था, आज उसके बेटे ने लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि एक मिनट, मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये थेथरई, ये दोगलई, ये पतितपना, ये पातित्य कहां से ये दोनों बाप बेटे ला रहे हैं। मतलब यार, तुम फैक्ट्री की बात करोगे, तुम आईना वाइना देखते हो कि नहीं? तुमको शर्म आती है कि नहीं? तुमने देखिए बिहार की जितनी चीनी फैक्ट्री थी, जितनी चीनी फैक्ट्री थी बिहार की, उसमें से हर एक के बंद होने के पीछे लालू परिवार का ही हाथ है, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। मॉर्टन वगैरह की फैक्ट्री का तो लोग उदाहरण देख चुके हैं। पूरा पूरा शहर होता था डालमिया नगर, पूरा पूरा शहर खा गया। पूरा शहर होता था शाहाबाद, पूरा शहर होता था डेयरी ऑन सोन, पूरा शहर होता था भाई साहब मिथिलांचल का रैयाम वगैरह, पूरा का पूरा शहर ही तो होता था जहां पर चीनी मिलें होती थी, बरौनी। इस सब को तुमने बर्बाद कर दिया और तुम आज फैक्ट्री की बात करते हो। तुमको मतलब जनता जूते नहीं मार रही है, तुम्हारे आसपास अभी भी 150 चापलूस जमा हैं, तो तुम इतनी बड़ी चीज बोल देते हो। तुमको ये लगता है कि तुम्हारे सामने वाले मूर्ख बैठे हुए हैं, जाहिल बैठे हुए हैं। कैसे इसको, मतलब कैसे ये थेथरई आती है आनंद जी? देखिए, ये बड़ा सा झूठ बोलो और बार बार बोलते रहो, ये जो आदत है गोयबेल्स वाली, वो उससे उन्होंने सीख ली है। आजकल वामपंथियों से करीबी थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, तो गोयबेल्स की आदत सीखेंगे ही। गोयबेल्स पुराना साथी होता था कम्युनिस्टों का। तो 1930 के दौर तक जो आदमी गोयबेल्स इनका साथी रहा हो, उससे कम्युनिस्टों ने सीखा। और चूंकि कम्युनिस्ट अब आपको राहुल गांधी और इसके करीब दिखेंगे, तो गोयबेल्स वाले सारे तरीके आपको अब कांग्रेसी और आरजेडी वाले भी इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे। जो जो हरकतें इन्होंने की हैं, जैसे ही ये जातिवाद वगैरह का ये आरोप लगाएंगे, तो जातिवादी जो जो हरकतें इन्होंने की हैं उसका नाम तुरंत छुपा करके और दूसरों पर ये जातिवादी होने का इल्जाम लगाने लगेंगे। तुरंत दूसरों को फांसीवादी, ब्राह्मणवादी कहने लगेंगे। जबकि आप अगर पलट करके पूछ लें कि भैया किरानी यादव कौन था, नाम बता दो, क्यों फेमस था, 32 साल बाद उसे सजा क्यों हुई थी, तो उस समय किसी को नहीं याद आएगा कि 12 नरसंहार का जो मुख्य अभियुक्त था उसका नाम किरानी यादव होता था। तो ये जो नाम छुपाना, अपनी हरकतें छुपाकर दूसरों पर उसका इल्जाम डालने की आदत होती है, ये चीज हाल में कम्युनिस्टों से लोगों ने सीखी है। तो गोयबेल्स वाले कुछ तरीके जो है वो इस्तेमाल होते हुए आपको नए नजर आ जाएंगे। अभी जैसे देखिए कि आला राय की हत्या पर सबसे ज्यादा चीख पुकार तेजस्वी मचा रहे हैं। मतलब मैं तो देख के हैरान रह गया, दंग रह गया। अब चूंकि मामला विचाराधीन है, चल रहा है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं 2020 की घटना याद दिला रहा हूं कि उस समय भी तेजस्वी के एक प्रतिद्वंदी की हत्या हुई थी। उसका भी अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है और इस बार फिर से एक क्या हत्या उद्भेदन होगी। होगा? उद्भेदन कैसा होने वाला है उसका तो अंदाजा लगाया जा सकता है। राजनीतिक हत्याओं में 8 साल पहले, करीब 8 साल पहले खेमका के पुत्र की हत्या हुई थी। गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा ही हुआ था जिस वक्त उनकी हत्या हुई थी। और उस वक्त वो भाजपा का जो यहाँ बिहार का व्यापारियों का संगठन होता है, उसके वो प्रमुख थे भाजपा के। और उनकी हत्या हो गई थी, कुछ कहीं पता नहीं चला। अभी हाल में उनके पिता की, यानी खेमका साहब की, घर में घुसते समय हत्या हो गई। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ,
सब कुछ ठंडे बस्ते में गायब। ऐसे में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापारियों का विश्वास बनेगा, तो ये मुश्किल है। जैसे ही थोड़ी-सी भी छूट मिलती है आरजेडी को, तो ये सब कुछ आपको होता हुआ नज़र आने लगेगा, होता हुआ दिखने लगेगा। अभी जैसे आला राय की हत्या जो है वो तो पटना में ही हुई है, और जिस तरह से मारा गया है, दौड़ा-दौड़ा कर काट दिया गया है। तो वो सीधे-सीधे डर फैलाने की कोशिश थी। हाँ, ये ये तो फिल्मी मोडस ऑपरेंडी अंदाज में ही में जो दिखता है। हुआ है। जी। मोडस ऑपरेंडी में ही दिखता है कि डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, चलिए एक आखिरी तो क्योंकि हम लोग बिहार की टटका खबर इस सीरीज का नाम है, तो थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं आज की बातचीत का। एक तो ये लोग थेथर भी हैं, झूठा भी है, मतलब इन लोगों के लिए अब मेरे पास विशेषण नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव मैं हंसते हंसते पागल हो गया, उसमें 25 वोट गायब हो गए। उसका भी आप चुनाव आयोग पर, भाई चुनाव आयोग नहीं उसमें इन्वॉल्व रहता है। राष्ट्रपति चुनाव का चुनाव आयोग से कोई लेन देन नहीं है भाई। वो संसदीय समिति वगैरह होती है, वो करते हैं, वो निकालते हैं, संसद के कर्मचारी होते हैं। उसमें चुनाव आयोग क्या करने जा रहा है? नहीं, मैं समझ नहीं पाता हूं। अच्छा, अभी तेजस्वी बोल रहा है कि भाई सारी जगह से वोट चोरी हो गया, हम सबको दिखा देंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी 25 वोट चोरी हो गई है, हम इसीलिए ईवीएम की बात नहीं करते हैं। तो भाई वहां तो बैलेट से, उपराष्ट्रपति में तो बैलेट वाला चला था ना। अच्छा, बैलेट वाले चुनाव में आपको भी याद होगा कि वोट का इनवैलिड होना कितना आसान होता था। मोहर हाँ सही निशाने बिल्कुल। पर नहीं लगा, के बीच में लग गया, जो लाइन खींची हुई है उसके बीच में कहीं जरा सा छू गया, वोट इनवैलिड हो गया आपका। अरे आप निशाना लगा छोड़िए करके महाराज, भाई वो लिपा उसको पोती मत मोड़ने का जो कीजिए। तरीका होता था। ना ना, वो तेजस्वी जी के ऊपर लिपा पोती आपकी नहीं चलेगी भैया। पोस्टल बैलेट भी इनवैलिड वाले को मत लाइए बीच में। इनवैलिड तो ये लोग तो महामूर्ख हैं, इनको वैसे भी नहीं आएगा। वैसे भी वो बड़ा सावधानी से और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके करने का काम होता है, लेकिन ये लोग तो जाहिल ही हैं। खैर, पोस्टल बैलेट में भाई साहब कैसे कोई गड़बड़ी कर दे सकता है? आप अगर अपना वोट दे के जा रहे हैं ए को या बी को, तो वही दे के जाएंगे ना भाई। तो उससे पूछो ना यार कि तुम्हारा वोट चोरी कैसे हो गया। तुम्हारे लोग आपसे में बात नहीं मान रहे हैं, बीजू जनता दल नहीं मान रही है, बीआरएस नहीं मान रही है। और ये वोट चोरी राहुल गांधी एएनआई को कह रहे हैं, एएनआई तो मेरा दिखाता ही नहीं। वोट चोर, गद्दी छोड़, दिखाओ इसको। अरे तुम लोगों ने मतलब राजनीति को, एक अंतिम टिप्पणी दीजिए, राजनीति को इन जोकर्स ने प्रहसन बना दिया है। आनंद ब्रो, देखिए, ये चीज होते हुए हम लोग थोड़े दिन पहले यूक्रेन में देख चुके हैं। एक अच्छा खासा देश था पूरा, जहां हर जगह से लोग मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते थे। एक नई भाषा सीखनी पड़ती थी। पहले 6 महीने में जो कोर्स होता था, पहले 6 महीने में आपको एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी, और उस नई भाषा को सीखने के बाद ही वहां मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद भी कई बच्चे जो है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जा रहे होते थे दुनिया भर से। ऐसे देश को बिल्कुल चपटा कर देने में, बिल्कुल समाप्त कर देने में, खत्म कर देने में ज़ेलेंस्की को कितना वक़्त लगा। तो जोकर को जैसे ही आप तख्ता दे देते हैं, सत्ता में बिठा देते हैं, तो ये बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात हो जाती है। तो बंदर के हाथ में उस्तरा दीजिएगा तो वो उस्तरे से क्या काटेगा, कोई हिसाब नहीं होता उसका। सबसे पहले एक तो और वो अपना ही कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, उसके एक बाद और बाकी है, लोगों का जो करेगा वो तो करेगा। जी। एक और है। राजा जी ने बंदर को पंखा झलने के लिए रख दिया, हाँ। बगल में तलवार रखी थी, मक्खी आई नाक पर बैठ गई, बंदर क्या करेगा? नो प्राइज फॉर गेसिंग। उसने नाक काट दी। दर्शकों, श्रोताओं, ये पूरी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको डेली की डेली बिहार चुनाव की अपडेट्स भी मिले, और साथ में आपको यह भी मिले। हर एक बार मैं और आनंद जी जो बात दोहराते हैं वो फिर से, कि हम आपको नहीं बताएंगे कि किसे वोट दीजिए, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि किसे वोट नहीं दीजिए, कतई मत दीजिए। आपके यहाँ पर तलवार रखी हो तब भी मत दीजिए, क्योंकि आप अगर देंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे होंगे
जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। अंतिम चुटकुला सुन लीजिए जाते जाते। घोषित अपराधी चारा चोर लालू प्रसाद यादव ने आज अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि बिहार की 2 पीढ़ियों को बर्बाद कर देने वाले जुमला नरेश अब कब जुमला सुनाएंगे। हम दोनों उस पीढ़ी के नुमाइंदे हैं जिसको लालू यादव ने बर्बाद कर दिया। हमारी 3 पीढ़ियों का हिसाब देने वाला आदमी आज इन लोगों से भी हिसाब पूछ रहा है। और हम लोगों को मतलब अब हमारे माथे पर कुछ लिखा तो नहीं है, आनंद जी के भी माथे पर लिखा नहीं है, लेकिन इसको लगता है कि शायद हमारे माथे पर मान कुछ लीजिए कि लिखा हुआ है, पढ़ लिया होगा, मान पढ़ लीजिए। लिया होगा। तो फिलहाल ये चर्चा यहीं खत्म करेंगे और आप लोगों से एक बार फिर से वही आग्रह निहोरा कि प्लीज व्यालोक वाणी पर आप लोग जिस तरह अपना प्रेम और स्नेह बनाए हुए बनाए रखिए और साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा बरसाते रहिए, अंजलि भर भर के देते रहिए। एक छोटा सा विराम लेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।